हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं मैथ्स और फिजिक्स के बारे में। आज चूँकि हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जो हम मोशन का चल रहा था। आई होप आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा होगा। आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ हम बात करेंगे फोर्स के बारे में और न्यूटन के 3 लॉज के बारे में। राइट, इतना ही बहुत छोटा चैप्टर है, इतना ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो पहली बात हम बात करते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है, मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को पुश किया या पुल किया, ठीक, किसी चीज़ पे धक्का लगाना, ठीक, या उसको धक्का मारना, मतलब किसी चीज़ को धक्का लगाना या उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई करना, इसको हम फोर्स कहते हैं। राइट, लाइक हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, ठीक, तो खोलने के लिए, उसको ओपन करने के लिए भी तो हम फोर्स लगा रहे हैं। राइट, उसको क्लोज कर रहे हैं तो भी हम फोर्स लगा रहे हैं। हम पेन उठा रहे हैं तो भी हम फोर्स लगा रहे हैं। हम लिख रहे हैं तो भी, मतलब हमारे डेली रूटीन में हम विदाउट फोर्स कोई काम नहीं करते हैं। 90% काम में हमें फोर्स लगाना ही पड़ता है। अप्रॉक्स तो मेरे हिसाब से 100% काम में फोर्स लगाना होता है। जैसे सुबह उठते हैं आप, बेड से उठने के लिए भी आप फोर्स लगाते हैं, अपने ऊपर, बेड के ऊपर, दोनों के ऊपर लगाते हैं। कभी कभी तो मम्मी भी फोर्स लगाती है हम लोगों को उठाने के लिए, वो बात की बात हो जाती है ना। दूसरा आता है, ब्रश करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। ब्रश पे हम टूथपेस्ट लेने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। चाकू से सेब काटने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। ग्लास उठाने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। ग्लास में पानी भरने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। मतलब 90 to 100% काम हम विदाउट फोर्स नहीं करते हैं। हमारे डेली लाइफ में फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये है क्या? The pull or push on any object is called force। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल और पुश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक, अब फोर्स का इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमको कुछ मिल के आएगा कि नहीं। लाइक अगर हम किसी चेयर पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो चेयर क्या होगी? आगे बढ़ेगी। लेकिन हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, दीवार तो आगे नहीं ना बढ़ेगी। फोर्स तो लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं उस पर। ठीक, मान लीजिए मैं इसी को धक्का मार रही हूँ, मेरे धक्का मारने से आगे चला जाएगा, कमरा एक्सटेंड तो हो नहीं जाएगा, बढ़ तो जाएगा नहीं, कमरा उतने को उतना ही रहेगा। बस मेरा फोर्स क्या उस पर लग रहा है, मैं अपनी साइड से तो उस पर फोर्स लगा रही हूँ ना। तो कहने का कुल मीनिंग ये है, टोटल मीनिंग ये है कि जब भी हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसका कोई लेना देना नहीं होता कि उस फोर्स का रिजल्ट क्या मिलेगा। फोर्स का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। राइट, अब फोर्स के एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ फोर्स। राइट, फोर्स का एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। फोर्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मैंने कुछ बताया आपको। पहला होता है कि हम ये पेन, इस पेन से मैं इस बोर्ड पे लिख रही हूँ तो भी मैं फोर्स लगा रही हूँ। मतलब मैंने अभी तक 10-12 एग्जाम्पल दे दिए हैं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट होता है। राइट, पहली बात, हम अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए फोर्स का यूज़ करते हैं। अभी आप चल रहे हो तो अपने ऊपर फोर्स लगा रहे हो। राइट, दूसरा, हम डायरेक्शन को बदलने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ से इधर मुड़ रहे हो, मैं अभी मुड़ी तो मैंने अपने ऊपर फोर्स लगाया तभी ना मैं मुड़ी हूँ। तो फोर्स डायरेक्शन को बदलने के लिए भी यूज़ होता है। सेकेंड, फोर्स किसी का भी शेप और साइज को बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कोई बलून है, राइट, मैं उसको फुला रही हूँ, पहले तो वो पिचका हुआ था ना, मैंने उसमें हवा, एयर ब्लो करी तो वो फूल गया। तो मैंने उसको अपने माउथ के थ्रू या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें एयर ब्लो करी है, मतलब एयर ब्लो के थ्रू मैंने क्या किया, उसमें फोर्स लगाया है। तो उसका शेप चेंज हुआ, साइज भी चेंज हुआ। भाई वो शेप पहले लंबा रहा होगा, फिर गोल हो गया ब्लो करने से एयर, साइज गोल हुआ तो उसका साइज भी बढ़ा, एक्सटेंड हुआ। राइट, साइज बदलने के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए, किसी भी रेस्ट की पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट है आपका तो उसको मोशन में लाने के लिए भी हम क्या करते हैं? फोर्स का यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी हम फोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, उसको रोकेंगे आप तो ब्रेक मारेंगे, ब्रेक अपने आप तो लगेगा नहीं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तो गाड़ी रेस्ट में आएगी। अब कोई गाड़ी स्टार्ट करनी है
भाई मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, या कोई गाड़ी स्टार्ट करनी है तो उसको भी मतलब विदाउट फोर्स तो वो स्टार्ट होगी नहीं, उसको स्टार्ट करने के लिए भी फोर्स का ही यूज़ करना होगा। तो किसी भी चीज़ को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपको फोर्स समझ में आया। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आ गया। ठीक, तो फोर्स का इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आ गया, आपको फोर्स का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब एक नोट लिख लीजिए जो नॉर्मल आता है कि नोट क्या है, फोर्स किसी भी बॉडी का, फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, फोर्स कैन चेंज, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर सकता है, स्टेट एंड शेप एंड स्टेट शेप एंड साइज, दो बार शेप नहीं लगाते हैं, स्टेट शेप एंड साइज, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट, अब फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का एक और एसआई यूनिट, फोर्स का एक और यूनिट होता है जिसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम न्यूटन को रिस्पेक्ट देने के लिए, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को अधिकतर न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है। ठीक, अब आते हैं फोर्स, फोर्स मेनली कितने टाइप का होता है, फोर्स कितने टाइप का होता है, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में आया होगा ये, कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है। ठीक, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ये हम अभी बताते हैं, पहले लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसको बात जानने के लिए कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। सो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स के नाम से ही आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो वहाँ हम कांटेक्ट फोर्स का यूज करते हैं। लाइक अब एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, मान लीजिए ये पेन है, मैंने इसके थ्रू इस पे लिखा, ये क्या था, कांटेक्ट फोर्स था। राइट, आपने ग्लास में दूध भरा या ग्लास में पानी भरा, ठीक, यहाँ कांटेक्ट फोर्स का इस्तेमाल किया। आपने दरवाज़ा पुल किया या ड्रॉ पुश किया, ठीक, इसमें भी हमने कांटेक्ट फोर्स का यूज़ किया। अब सेकंड आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, दो मैग्नेट होते हैं, ठीक, उनके बीच में क्या लगता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है। अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वह नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है, आपका ग्रेविटी में नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है। ये सारे क्या होते हैं, आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। राइट, समझ में आया? अब ये दो फोर्स आपको क्लियर हो गए। अब आता है आपका फोर्स आर मेनली 2 टाइप्स या 2 टाइप्स के होते हैं। पहला बैलेंस फोर्स, पहला क्या है आपका बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स होता क्या है, बैलेंस फोर्स होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों साइड से, ऑपोजिट और आपके साइड से, दोनों साइड से क्या हो रहा होता है, बैलेंस फोर्स लग रहा होता है, मतलब इक्वल फोर्स लग रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ द रिजल्टेंट of applied force is equal to 0, right? To 0, which is called
कॉल्ड बैलेंस फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, अगर जो रिजल्ट आता है आपके अप्लाइड फोर्स का वो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। लाइक ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आप इधर से कितने का बल फोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का, राइट। यहाँ से भी हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ से भी हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक। दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे, जीरो, राइट। इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इक्वल लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, राइट। इसका स्टेट नहीं चेंज होगा। हम यहाँ साइज का बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे इसका क्या नहीं चेंज होगा, यहाँ पे इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। लाइक इस दीवार को ही मैं पुश कर रही हूँ, ठीक, कोई फर्क पड़ेगा, दीवार छोड़ दो। मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसके ऊपर भी मैं 50, अलमीरा ही रख लीजिए, कोई अलमीरा है, उसके ऊपर भी 50 न्यूटन का बल लग रहा है, ऑपोजिट साइड से भी 50 न्यूटन का बल लग रहा है, राइट, फोर्स लग रहा है। तो क्या अलमीरा अपनी जगह से खिसकेगी, बिल्कुल नहीं खिसकेगी, तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स कहा जाता है। दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है। अब बैलेंस फोर्स में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बैलेंस फोर्स में उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, ना वो मूवमेंट में आएगी, ना वो रेस्ट में आएगी, जिस स्टेट में होगी वो उस स्टेट में रहेगी, राइट। उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन उसकी साइज में चेंज हो सकता है, उसके शेप और साइज में चेंज आ सकता है। दोनों साइड से अगर इक्वल फोर्स लग रहा होगा तो कहीं से भी एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। अब मान लीजिए कोई भी आपका बलून ही है, अगर मैं उस पर एयर ब्लो कर रही हूँ, इक्वल ब्लो कर रही हूँ, तो क्या होगा, वो बढ़ेगा, राइट। तो उसके शेप और साइज को हम बदल सकते हैं, लेकिन हम उसकी अदर कंडीशन को, मतलब उसको ना मूवमेंट में ला सकते हैं, ना रेस्ट में ला सकते हैं, ना उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ना उस पर कोई अलग फ्रिक्शन आपका काम करेगा, कोई अलग वो नहीं, उसके सिर्फ उसका स्टेट नहीं चेंज होगा। टोटली कहने का मीनिंग है इस ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं चेंज होगा, पर इसका क्या शेप और साइज चेंज हो सकता है। आपका ये बैलेंस फोर्स आता है। अब आता है आपका सेकेंड, अनबैलेंस फोर्स, ठीक। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अब तक हमने दिमाग में सोचिए। अनबैलेंस फोर्स होता है आपका जहाँ पे एक साइड का जो फोर्स होता है वो दूसरे साइड से या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है। अनबैलेंस का मीनिंग ही यही समझ में आया कि फोर्स क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, इफ द resultant of applied force are greater than जीरो। जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड। एक इसको दूसरे मीनिंग में समझ लेते हैं कि जब भी आपका रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, आपके अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा, राइट। यहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स यानी जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, आपका अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। लाइक अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल कैसे बताऊँ मैं। मान लीजिए मैं इस दीवार को पुल कर रही हूँ, ठीक। मेरा क्या है, मेरा फोर्स तो लग रहा है इस पर इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है,
है। यहाँ पे क्या होता है, आपका अनबैलेंस फोर्स होता है। अनबैलेंस फोर्स से हम किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं टेबल को ही पुश कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या है, टेबल पे जो फोर्स लग रहा है उससे मेरा फोर्स ज़्यादा है, राइट। तो उस टेबल का स्टेट चेंज हो रहा है, वो अपनी जगह से आगे जा रहा है। अनबैलेंस फोर्स में हम स्टेट, मूव, डायरेक्शन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं अनबैलेंस फोर्स से। इस जगह पे आपका टोटल वर्क काम करता है। आप उसका स्टेट चेंज कर सकते हो, आप उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकते हो आपके अनबैलेंस फोर्स से, ठीक। उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, ठीक। मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स से हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, राइट। अब आपको ये क्लियर हो गया, 4-5 टॉपिक बताया मैंने। पहली बात, फोर्स क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, 2 टाइप्स के फोर्स है, बैलेंस और अनबैलेंस्ड पढ़ चुके हैं, इसके एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं, राइट। अब आते हैं हम न्यूटन्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, फर्स्ट न्यूटन लॉ, ठीक, न्यूटन्स के लॉ के लिए। अब डेली लाइफ में हम न्यूटन के लॉ क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, नहीं। 3 लॉ आपके न्यूटन ने दिए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपके न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग 3 लॉ दिए हैं। उन्होंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इफ अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए। और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इफ अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। मतलब जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा, वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा। आपके सर न्यूटन ने ये बात कही थी। ये आपकी डेली लाइफ में भी यूज होता है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनी objects remain means in the state of rest, ठीक, in uniform motion along straight line until it is compelled to change the state by applying external force। ये डेफिनेशन है आपकी फर्स्ट लॉ की। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय इन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही पोजीशन में रहना चाहेगा जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, स्टेट को चेंज नहीं करेगा। लाइक कोई भी, सबने बस में, गाड़ी में ट्रैवल किया है, राइट। तो जब हम बस में खड़े होते हैं, आप खड़े हैं, बस अचानक से चल जाए, स्टार्ट हो जाए, तो क्या होता है, धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या था, वो तो स्ट्रेट रेस्ट की पोजीशन में था, राइट। गाड़ी अचानक से चली तो आप क्या होते हो, आपका जो पोजीशन होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो आपको रेस्ट से मूव में नहीं लाना चाहती। यही कारण होता है कि आप पे जब फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, आप आगे की ओर धक्का खाते हैं, राइट। अब हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, ठीक, अचानक से रुकती है तो हम आगे की ओर झुकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट है वो क्या है, वो मूविंग में है, अपर पार्ट क्या है, रेस्ट पे है। जैसी गाड़ी रुक जाती है तो क्या हमारा अपर पार्ट भी मूविंग में है, तो गाड़ी रुक गई है तो एकदम से धक्का लगता है ना, तो क्या करता है वो, लोअर तो हमारा मूव था, वो अपनी कंडीशन में ही चला, लेकिन अपर क्या है, वो
रेस्ट पे था। जब बस रुकी या बस स्टार्ट होती है तो अपनी बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन से डिनाई करती है, तो वो आगे की ओर गिरती है। थर्ड एग्जाम्पल, आप चल रहे होते हो या आप खड़े हो, अचानक से कोई आपको धक्का दे दे ठीक पीछे से, तो आप पे क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक, तो आप आगे की ओर जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी क्या रेस्ट पे है। ठीक, वो रेस्ट पे ही रहना चाह रही है, लेकिन आपसे एक्सटर्नल फोर्स लगा है, सो आप आगे की ओर धक्का खाते हो। ठीक, अब आता है एक एग्जाम्पल है, जैसे एप्पल है। ठीक, एप्पल है, उस पर हम चाकू के ऊपर आप फोर्स लगाते जाओ तो चाकू क्या है, एप्पल के अंदर चलता चला जाता है। एप्पल चाकू क्या है, मूव में है, मोशन में है, लेकिन आपका एप्पल क्या है, रेस्ट पे है। एप्पल अंदर नहीं जा रहा है, एप्पल रेस्ट पे हो, कह रहा मैंने हिलना नहीं है, पर चाकू क्या उसके अंदर जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये भी एक फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। ठीक, ऐसे आपके फर्स्ट लॉ के बहुत से एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। जैसे कोई चेयर है, वो अपनी ही पोजीशन में रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक, जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो अपनी पोजीशन यहाँ से वहाँ चेंज हो जाती है उसकी। ठीक, ये पेन मेरे हैंड पे ही रहेगा जब तक मैं इसको ऐसे उठाऊंगी नहीं, जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी। राइट, ये है आपका फर्स्ट लॉ। अब एक बच्चों के लैंग्वेज में समझ लेते हैं, जो बच्चों को सिंपल खेल कूद की भाषा में समझ में आता है। एक बॉल है, ठीक, फुटबॉल सब खेलते हैं, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे वो आगे नहीं जाएगी। जब किक मारोगे तो ही वो आगे जाएगी, और जब दूसरा प्लेयर उसे अपने पैर से नहीं रोकेगा तब तक वो नहीं रुकेगी। अब ये नहीं है कि वो अंटिल चलती ही जाएगी, ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। आपके इन फोर्सेस से अलग भी एक फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। वो बॉल रुक जाएगी एक दिन जाके, उस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन के अलावा जब तक कोई अदर प्लेयर हो उसे अपने पैर से रोक लेगा तो वो वैसे भी रुक जाएगी। ठीक, तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा वो चलती जाएगी। वैसे भी ऐसी सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पे फ्रिक्शन जीरो हो। राइट, तो समझ में आया फर्स्ट लॉ। इतना हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम कल बात करेंगे सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में। ठीक, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में, और कल ही ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म। इतना ही है ये चैप्टर। थैंक यू। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।